अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था कि पहले 2 चैप्टर्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो एक चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो चुका था और सेकंड चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है, वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था, तो हम लोग अभी बगैर टाइम ज़ाया किए रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर असल बात यह है कि हम लोगों ने अभी तक सिर्फ एटॉमिक मासेस के बारे में सिर्फ हम लोग पढ़ रहे थे कि एटॉमिक मास क्या होता है। वो सिर्फ एटम का अकेले का मास होता है ना। तो लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें, रिलेटिव मतलब तो साथ रिलेट किया गया है। बोलते हैं कि ये कब इस्तेमाल होता है, तो पहले हम लोग थोड़ी सी इसकी ब्रीफली स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि ये बनाया किस लिए गया था, इसका मकसद क्या था रिलेटिव एटॉमिक मास का। ठीक है, हुआ क्या था कि हम लोगों के पास जब आइसोटोप्स डिस्कवर नहीं हुए थे, जब हमें उससे पहले तो एटॉमिक मास ही चल रहा था। लेकिन जब रिलेटिव एटॉमिक मास तब आया जब हम लोगों ने क्या किया कि आइसोटोप डिस्कवर होना शुरू हो गया। जब हमें पता चला कि हाइड्रोजन के एक नहीं 3 आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक मास सबके डिफरेंस हो गए। एक का एटॉमिक मास 1 हो गया, एक का सेक 2 हो गया, एक का 3 हो गया। अब हम सोच रहे थे कि भाई हम लोग अब प्रोडक्ट टेबल हमने बनाया है, प्रोडक्ट टेबल के अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन 3 तो नहीं रख सकते, आप रखना तो एक ही है, लेकिन अब इसका मास क्या रखा जाए, इसका एटॉमिक मास क्या कंसीडर किया जाए। तो उसके लिए हम लोग उसकी एवरेज निकालते थे, जितने भी आइसोटोप्स थे उसकी क्या निकाली जाती थी, एवरेज। तो एवरेज के लिए जो आप लोग मैथमेटिकल सम करते हैं वहाँ पर फार्मूला और है, ये केमिस्ट्री के अंदर रिलेटिव एटॉमिक मास और तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, आज वही सीखेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए कौन सा फार्मूला और कैसे आइसोटोप्स का निकाला जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, समझ आ रही होगी कि हम लोग डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं कि अगर एक होता है एटम तो उसके लिए तो हमें इजी होता है कि हम लोग उसका एटॉमिक मास निकालते, उठा के प्रोडक्ट टेबल में रखते, उसका एटॉमिक मास साथ लिख लेते। अब हमें पता है नाम एक ही है, मतलब जिस तरह हम लोगों ने कल पढ़ा था हाइड्रोजन है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, तीनों है ना, तीनों के तीनों हाइड्रोजन ही है। ठीक है, लेकिन प्रोटियम का 1 है, ड्यूट्रियम का 2 है और ट्रीटियम का 3 है। तो एटॉमिक मास इनके क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। जब एटॉमिक मास चेंज हो गए हैं, क्या हम लोग अब प्रोडक्ट टेबल के अंदर 3 जगह तो नहीं ले सकते ना कि एक के अंदर प्रोटियम को रखें, दूसरे के अंदर ड्यूट्रियम को, तीसरे या ट्रीटियम को, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज हुआ है, एटॉमिक मास की अरेंज पर नहीं। लेकिन हमने इंफॉर्मेशन तो लिखनी है ना साथ के इस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ आए हैं और रिलेटिव एटॉमिक मास डिस्कवर हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें एवरेज निकालते हैं। जितने भी एलिमेंट, जितने भी आइसोटोप्स हैं, उन सब की एवरेज निकाली जाती है। जो एवरेज आती है ना, वही उसका एटॉमिक मास कंसीडर किया जाता है और उस एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। कि आज हम लोगों ने जो देखना है वो यही चीज़ है। तो हम लोग आ जाते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ। रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया जाता है AR। ठीक है, 1961 के अंदर, 1961 से पहले एटॉमिक मास का कंसेप्ट और था। ठीक है, 1961 के बाद इन्होंने क्या, साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक ऐसा नया स्केल डिस्कवर किया जो कि हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है, 1961 के बाद अब रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते कैसे हैं, बोलते हैं इट इज़ द वेटेड एवरेज मास ऑफ एलिमेंट नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। बोलते हैं कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, उसके जितने भी आइसोटोप्स हैं दुनिया के अंदर, नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स कितने भी हैं। ठीक है, सपोज कर लिया हम लोगों ने यहाँ पर कि हम लोग बोलते हैं क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 और दूसरे का नाम होता है क्लोरीन 37। तो मतलब एक एलिमेंट हम लोगों ने जो लिया क्लोरीन, क्लोरीन के जितने भी नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं, जिस तरीके से क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, तो ये 2 आइसोटोप्स आगे बोलते हैं उनका क्या लेनी है, वेटेड एवरेज, उनके मास की क्या ली जाएगी, एवरेज। तो आप लोग क्या करेंगे, उसके मास की क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। जब उसकी एवरेज निकाली जाएगी वही एवरेज क्या कहलाएगी, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगी। तो इनका जो भी मास है ना, क्लोरीन 35 का अपना मास है, क्लोरीन 37 का अपना मास है, इन दोनों के हम लोग एवरेज निकालेंगे अकॉर्डिंग टू अबंडेंस, मतलब कि दुनिया के अंदर कितने पाए गए। मतलब वो मैं आपको फार्मूला की तरफ लेके जाता हूँ कि कैसे निकाली जाती है। मैथ से थोड़ा चेंज है, मैथ में क्या होता है, आप लोग 2 चीज़ों की एवरेज निकालते हैं, दोनों को सम करें डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। मतलब कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं ना, तीनों को सम अप किया डिवाइडेड बाय 3, जितनी भी टोटल है वो एवरेज आसान होती है। यहाँ पे कुछ एक टेक्निक है, वो फार्मूला है, उसके ज़रिए हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर दोनों के एटॉमिक मास लिए, उनका एवरेज निकालेंगे, उसकी एवरेज हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगी। और यही एवरेज जो मास निकलेगा, यही हम लोग प्रोडक्ट टेबल के अंदर देखेंगे कि वही एटॉमिक मास रखा जाता है। ठीक है, अब दोनों क्लोरीन तो नहीं रखे जा सकते, एक ही क्लोरीन रखेंगे, लेकिन इनका एवरेज से जो मास आएगा वही मास क्लोरीन का कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो स्केल मेजर किया गया था उसको हम लोग कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के साथ। मतलब एक ऐसा स्केल था जिसमें कार्बन 12 का इस्तेमाल किया गया था।
देखिए हम लोग दुनिया के अंदर, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि हम लोग मेजर करने के क्या तरीके होते हैं, कि हम लोग जब चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं ना, तो आप लोग ये समझ लें कि ये पुराने ज़माने का तरीका है, ठीक है। हम लोग किस तरीके से मेजर करते हैं चीज़ों को, कि एक तरफ आप लोग रख देते हो, आप लोग देखिएगा हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से, तराजू तो देखा हुआ है ना, तराजू, ठीक है। वो होता है कि एक तरफ हम लोग स्टैंडर्ड चीज़ रख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने जो फिक्स पत्थर नहीं होते जिनके ऊपर लिखा हुआ होता है 2 kg 3 kg 5 kg 10 kg, वो उठा कर एक तरफ रख लें। जिस चीज़ को नापना है उसको दूसरी जगह पे रखा जाता है, उस चीज़ को दूसरी जगह पे। इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का मास जिसके एटम का निकालना है उसको किसके साथ कंपेयर किया जाता है, कार्बन 12 के साथ। देखिए हम लोग देखें दुकान से चीनी लेने गए हैं ना, शुगर लेने गए, अब हम लोग चीनी ले रहे हैं ना, तो उसके साथ वो जो एक पत्थर रखता है ना तोलने के लिए, वो स्टैंडर्ड होता है। वो पत्थर 2 kg हम लोग ले रहे हैं तो उसके साथ नापा जाएगा, एक तरफ वो रखा जाएगा, एक तरफ चीनी रखी जाएगी। जब वो बराबर पे आएंगे तब हम लोग बोलेंगे कि आप बराबर है, 2 kg हो गया। तो इस तरीके से उसको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर भी किसके साथ कंपेयर करना है, कार्बन 12 के साथ। कोई भी एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास को किसके साथ कंपेयर करेंगे, कार्बन 12 के साथ, ठीक है। और इसके लिए यूनिट क्या होगी, जिस तरह चीज़ ले रहे हैं केजी यूनिट है, तो इसके लिए यूनिट होगी एएमयू। क्या होगी, एएमयू। एएमयू की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसको किस तरह लिखा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, मतलब जितना भी आएंगे इसको एटॉमिक मास यूनिट के अंदर रिप्रेजेंट करने का तरीका है। 1 एटॉमिक मास यूनिट फिक्स होती है 1.6737 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लें एमसीक्यूज़ के लिए, वरना यहाँ तक भी टॉपिक आप लोगों का यहाँ क्लियर हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने अभी तक ये सीखा कि एवरेज एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होती है। अब हम लोग देखेंगे कि इनको निकाला कैसे जाता है, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन कैसे की जाती है, एक से ज़्यादा आइसोटोप्स अगर आ जाएँ तो, ठीक है। मतलब एक आइसोटोप्स आ गया, अब हमने उनका एटॉमिक मास, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा, एक फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। वो फार्मूले से आप लोग किसी भी चीज़ की आइसोटोप्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, एवरेज मास निकाल सकेंगे। अब वो गौर से देखिएगा वो फार्मूला क्या है। देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू, ठीक है। हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, ठीक है। ये परसेंटेज का साइन होता है, ठीक है। प्लस यहाँ से ही सेकेंड आइसोटोप्स की बात करेंगे, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज, जो भी दुनिया के अंदर नेचुरली अकरिंग परसेंटेज है, कि वो दुनिया के अंदर कितना पाया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पर देख लेते हैं। फिर हम लोग उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ होगी, डिवाइडेड बाय इसको कर लेंगे 100 के साथ, ठीक है। ये होता है फार्मूला। अगर मैं बोलता कि 2 आइसोटोप्स नहीं है, 3 आइसोटोप्स है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगाओ, आगे दोबारा लिख लो, एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि अब ये जो 100 था टोटल किसके नीचे डिवाइड हो रहा था, अब सब के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक आइसोटोप का मास निकालो, उसको उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। सेकेंड आइसोटोप को मास निकालो, उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड का निकालो, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। जितने भी आइसोटोप्स होंगे ना, 2 आइसोटोप्स है तो यहाँ ही फार्मूला ख़त्म हो जाएगा, 3 आइसोटोप्स हैं यहाँ तक जाओगे, चौथा तो प्लस लगा के आगे वही लिखो, लेकिन ओवरऑल सबको डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई। अब लेकिन परसेंटेज की समझ नहीं आई होगी। अब परसेंटेज का क्या मतलब होता है, नेचुरली अकरिंग परसेंटेज वो होती है कि ये दुनिया के अंदर कितने परसेंट पाया गया। मतलब हम लोग ले लेते हैं दो चीज़ों को, कि हम लोग बोलते हैं एक ये मार्कल है, एक ये मार्कल है, ठीक है। अब ये दुनिया के अंदर हैं तो दोनों ही मार्कल, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ से मिलके बने हैं। अब बोलते हैं ये मार्कल दुनिया के अंदर 100 में से 60% है और ये 40% है,
मतलब इसको 40% अभी तक बनाया गया है 100 में से, मतलब जितनी मार्कल हैं 40% रेड मार्कल हैं, उसमें से 60% क्या है, ब्लू मार्कल हैं। तो अब ये 60% जो बोला है ना, ये इसकी परसेंटेज होती है। कि हम लोग निकालें आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप्स क्या होते हैं कि हम लोग ले लें कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम। अब प्रोटियम की बात करें कि दुनिया के अंदर नेचुरली तौर पर हम लोग बोलते हैं 70% पाया गया, तो दूसरे पीछे कितने बच गए, 30%, उसमें से हम लोग बोल देते हैं ड्यूट्रियम इतने परसेंट है और जो बच गया वो ट्रीटियम है। तो ये जो परसेंटेज होती है ना, इसकी बात कर रहे होते हैं कि ये परसेंटेज ऐसे आती है कि हम लोग दुनिया में कैलकुलेट करते हैं कि ये दुनिया के अंदर इनकी परसेंटेज कितनी है, ये कितने दुनिया के अंदर पाए गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से इनकी परसेंटेज की भी आप लोगों को समझ आ गई। अब यही फार्मूला इस्तेमाल होता है आप लोगों के पास रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए। अब ये न्यूमेरिकल से मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हम लोग के पास एग्जांपल देखें कि यहाँ पर बोला गया रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, किसका, क्लोरीन का। रिलेटिव एटॉमिक मास किसका कैलकुलेट करना है, क्लोरीन का। इफ बोलते हैं कि अगर हमारे पास क्लोरीन था, इसके 2 ही आइसोटोप्स यहाँ बताए गए हैं, बोलते हैं क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 है। ठीक है, गिवन से स्टार्ट लेते हैं कि क्या चीज़ पूछी जा रही है। ठीक है, अब बोला गया कि क्लोरीन 35 की बात कर रहे हैं। पहली बोलते हैं कि हमारे पास पहला आइसोटोप है जिसका नाम है क्लोरीन 35 और उसकी अबंडेंस कितनी है, 75, मतलब उसकी परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज में लिख लेता हूँ, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 35 कितनी आ गई हमारे पास, 75%। ठीक है, और अब सेकंड कौन सा आइसोटोप है, क्लोरीन 37, इसकी लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 37, तो ये आप लोगों के पास कितनी आ जाती है, 25%। ठीक है, अब ये चीज़ें आप लोगों को दी गई और बोला गया कि क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करें। क्या चीज़ करें, रिलेटिव मास ऑफ क्लोरीन कैलकुलेट करें। रिलेटिव मास ऑफ क्लोरीन आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं कि इसमें बोला क्या गया है फार्मूले के अंदर, आप लोगों से पूछी क्या चीज़ चाह रही है। रिलेटिव एटॉमिक मास का आप लोगों को फार्मूला पता है, लेकिन यहाँ पे आइसोटोप्स कितने हैं, 2 ही आइसोटोप्स हैं, एक ये और दूसरा ये, और उसकी परसेंटेज भी आप लोगों के पास गिवन है। अब आ जाते हैं फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करने। वैल्यूज आप लोगों को पता है 2 ही है ना, तो कौन सा यूज़ करेंगे, यही वाला रिलेटिव एटॉमिक मास फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज प्लस एटॉमिक मास सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज। अब यहाँ पर एटॉमिक मास क्या होते हैं, एटॉमिक मास देखना है, इसके यहाँ पर नज़र आ रहा है क्लोरीन 35 का मतलब है कि इसके आइसोटोप के, इस आइसोटोप का मास कितना है, 35। क्लोरीन 37 का मतलब है इसका रिलेटिव एटॉमिक इसका एटॉमिक मास क्या है, 37। इनके नाम से पता चला क्लोरीन 35 मतलब ऐसा क्लोरीन है, मैं कार्बन लिख रहा हूँ, क्लोरीन है, ठीक है, Cl है। अब हम लोग बात करते हैं क्लोरीन 35 का मतलब है क्लोरीन का एटॉमिक, इस क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35। क्लोरीन 37 का मतलब है इसका एटॉमिक मास है 37। तो अब इन दोनों में से देखेंगे कि एवरेज कैसे निकालते हैं, और जो एवरेज आएगी वही आप लोग देखें प्रोडक्ट टेबल के अंदर, वही आप लोगों का क्लोरीन का एटॉमिक मास माना जाता है। ठीक है, अब दोनों के दोनों क्लोरीन तो नहीं रखेंगे, एक ही क्लोरीन प्रोडक्ट टेबल में रखा गया। देख लें अपने पास क्लोरीन 37, क्लोरीन का आप लोगों के पास 7th ग्रुप में जाएं, सेकंड एलिमेंट है फ्लोरीन के बाद, F से नीचे देखिएगा, उसका एटॉमिक मास चेक कर लें। रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, वैल्यूज डायरेक्ट पुट करते हैं। क्लोरीन 35 का एटॉमिक मास कितना आ गया, 35 आ गया, मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज कितनी थी, 70 प्लस 70%। ठीक है, 70% प्लस क्लोरीन 37 का एटॉमिक मास आ गया 37, उसको मल्टीप्लाई किया उसकी परसेंटेज के साथ 25% और डिवाइड कर दिया गया 100 के साथ। ठीक है, अब आप लोगों को इतना पता है कि परसेंटेज हमेशा किससे निकाली जाती है, 100 से। परसेंटेज हमेशा 100 से होती है ना, जितनी परसेंटेज है उसको 100 से डिवाइड कर दें। ठीक है, किस तरह, 35 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल 100। ठीक है, आप लोग क्या करें, 75 डिवाइडेड बाय 100 से जो भी आंसर आएगा, जो कि आप लोगों के पास ये आएगा 35 इंटू 0.75 प्लस 37 इंटू 0.25 और डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई करें, आंसर निकालें, जो भी आप लोगों के पास आंसर आएगा वही आप लोगों के पास क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास है। 35 को मल्टीप्लाई करें 0.75 से, 37 को मल्टीप्लाई करें 0.25 से, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको प्लस कर दें। ठीक है, कैलकुलेटर निकालें, प्लस करें, जो आंसर है 100 से डिवाइड करो, आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वही इसका क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। यहाँ तक ही था तुम लोगों का टॉपिक।
उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों ने जो फार्मूला याद रखना है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ एटॉमिक मास का कंसेप्ट आया कहाँ से है और क्यों निकाला जाता है, ये चीज़ याद रखनी है। आप लोगों का यहाँ चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह हम लोग 3rd चैप्टर में स्टार्ट लेंगे ईद के बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।